रेलवे सामान्य अध्ययन के इस वीडियो में कृषि एवं पशुपालन के बारे में जानेंगे। यदि आप रेलवे, एसएससी, पुलिस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए बिना समय बिताए शुरू करते हैं इस सीरीज को। दिया गया है, पहला पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार देश का 55% आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। अगला पॉइंट है, कृषि 7वीं अनुसूची की राज्य सूची का विषय है। याद रखना दोस्तों, कृषि 7वीं अनुसूची की राज्य सूची का विषय है। और स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख थे। याद रखना दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख थे। और देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, याद रखना दोस्तों, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय थी। और इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में पंतनगर उत्तराखंड में हुई थी। याद रखना दोस्तों, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय थी और इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में पंतनगर उत्तराखंड में हुई थी। और अगला पॉइंट है, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना। दोस्तों, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में पुडुचेरी में हुई थी। अगला पॉइंट दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से 1905 में बिहार के पूसा में हुई थी और वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसका पूसा कैंपस दिल्ली में स्थित है। और भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक MS रंधावा द्वारा लिखी गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक MS रंधावा द्वारा लिखी गई थी। अगला पॉइंट है, विश्व वन्य दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है और हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग, अमेरिकी के नागरिक है, को माना जाता है। और बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र से संबंधित है। याद रखना दोस्तों, बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र से संबंधित है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 ईस्वी में हुई थी। और MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। याद रखना दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और हरित क्रांति का जनक देश है फिलीपींस। याद रखना दोस्तों, हरित क्रांति का जनक देश फिलीपींस है। और हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। और भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई, जिसका सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। याद रखना दोस्तों, भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई, जिसका सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। और गेहूं के लिए औसतन तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर जरूरी होता है। और ग्लूटिन नामक प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। और गेहूं उत्पादन में चीन प्रथम है और भारत दूसरा है। और गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। याद रखें दोस्तों, गेहूं उत्पादन में चीन प्रथम है और भारत दूसरा देश है। और भारत के राज्य प्रथम है उत्तर प्रदेश। और गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। बहुत ही महत्वपूर्ण है, गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। और गेहूं की किस्म है सोना, कल्याण, अर्जुन, ये सभी गेहूं की किस्म है। और याद रखना दोस्तों, गेहूं में 42 व चावल में 24 गुणसूत्र होते हैं। आपको कमेंट में बताना है मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं। और गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ है। याद रखना दोस्तों, गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ है। और गेहूं में विटामिन B1, B2 तथा B6 पाया जाता है। और गेहूं में रस्ट रोग कवक के कारण होता है। याद रखना दोस्तों, गेहूं में रस्ट रोग कवक के कारण होता है। अगला पॉइंट है, चावल का वानस्पतिक नाम ओराइजा सटिवा
है जो ग्रेमी कुल का पौधा है, और गेहूं भी ग्रेमिनी कुल का पौधा है। और चावल में कार्बोहाइड्रेट 76%, प्रोटीन 6 से 7% तथा वसा 2.5% विद्यमान होता है। और चावल की खेती के लिए औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर जरूरी होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, चावल को पॉलिश करने या ज़्यादा धोने से विटामिन B1 यानी थायमिन नष्ट हो जाता है, और धान में खैरा रोग जस्ते की कमी के कारण होता है। याद रखना दोस्तों, धान में खैरा रोग जस्ते की कमी से होता है। और धान की प्रमुख प्रजातियां हैं जया, पद्मा, सोना व मधु, ये सभी धान की प्रजातियां हैं। और विश्व में धान की सर्वप्रथम बौनी किस्म की प्रजाति है IR8। और धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा होता है। याद रखना दोस्तों, धान की खेती प्रतिरोपित बुआई के द्वारा होता है। अगला पॉइंट है पूसा 444, पूसा 444 बाजरा की एक प्रजाति है। और पंतजी 114 एक चना की एक प्रजाति है। नेक्स्ट पॉइंट है तंबाकू में विषैला तत्व निकोटीन होता है। याद रखना दोस्तों, तंबाकू में विषैला तत्व निकोटीन होता है। और दलहनी फसलों सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश, जिसे सोया प्रदेश भी कहते हैं, में होता है। और दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। याद रखना दोस्तों, दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। और दलहनों का राजा चना तथा रानी मटर है। याद रखना दोस्तों, दलहन का राजा है चना और रानी है मटर। अगला पॉइंट है पौधों में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। और मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए चना बोने को प्राथमिकता दी जाती है। और 2,4-D एक खरपतवारी नाशक है। याद रखो, आम का वानस्पतिक नाम मेंजीफेरा इंडिका है। अगला पॉइंट है हॉर्टिकल्चर बागवानी से तथा ओलेरीकल्चर साग सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दिया गया है हॉर्टिकल्चर बागवानी से है और ओलेरीकल्चर साग सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। और वन और जंगलों का अध्ययन सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। याद रखना दोस्तों, वन और जंगलों का अध्ययन सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। और वन दिया गया है वृक्षों वनस्पतियों की खेती का अध्ययन वृक्ष संवर्धन कहलाता है। अगला पॉइंट है याद रखें दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। और मीठे फलों के मीठे होने का कारण है फ्रक्टोज। अगला पॉइंट है फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। और फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। याद रखें दोस्तों, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, और फलों के मीठे होने का कारण है फ्रक्टोज। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है और फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। अंगूर लता एक टमाटर की प्रजाति है। याद रखना दोस्तों, अंगूर लता टमाटर की प्रजाति है। और कल्याण पत्ता गोभी की उपजाऊ की किस्म है। अगला पॉइंट है मक्का में पाए जाने वाला प्रोटीन जीन है। याद रखना दोस्तों, मक्का में पाए जाने वाला प्रोटीन जीन है। और ब्लास्ट रोग धान से, हरित बाली रोग बाजरा से, और अग्नि निर्जा रोग सेब से संबंधित है। ये सभी रोग है। अगला पॉइंट है श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि से संबंधित है, जिसे सार्थक करने के लिए 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना दोस्तों, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि से संबंधित है, जिसका सार्थक करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा की गई थी। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय गुजरात के आनंद में है। अगला पॉइंट है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड
का जनक कहा जाता है और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। अगला पॉइंट है, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। याद रखना दोस्तों, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है और दूध में वसा मापन हेतु गर्बर विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है और दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6 के बीच होता है। अगला पॉइंट है, दूध का पाश्चुराइजेशन लुईस पाश्चर ने की थी और पाश्चुराइजेशन की प्रक्रिया में दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक रखा जाता है और दूध का रंग सफ़ेद केसिन के कारण होता है तथा दूध या घी का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। याद रखना दोस्तों, दूध का रंग सफ़ेद केसिन के कारण तथा दूध या घी का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है और दूध में मीठापन लैक्टोज के कारण होता है। याद रखना दोस्तों, दूध में मीठापन लैक्टोज के कारण होता है। अगला पॉइंट है, दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है और दूध से दही लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। याद रखना दोस्तों, दूध से दही लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चाय में थीन पाया जाता है, जैसे कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है और अरेबिका एवं रोबस्टा कॉफ़ी की किस्म है। याद रखना दोस्तों, अरेबिका एवं रोबस्टा ये कॉफ़ी की प्रकार हैं, किस्म है। नेक्स्ट पॉइंट है, चाय बोर्ड कोलकाता, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु और रबर बोर्ड कोट्टायम, तंबाकू बोर्ड गुंटूर में स्थित है। ये सभी चाय, कॉफ़ी, रबर, तंबाकू ये सभी शहर में इसका बोर्ड स्थापित किया गया है और चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। याद रखना है, चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, चिपको आंदोलन वन संरक्षण आंदोलन, जिसे वन संरक्षण आंदोलन कहते हैं, इसकी शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से हुआ था और चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, चिपको आंदोलन की शुरुआत पूछा जाता है 1973 ईस्वी में और इसके आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। बहुत बार क्वेश्चन में आया है, एग्जाम में आया है। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़े को कोकून कहा जाता है जो शहतूत की पत्तियों का भोजन करता है और कपास तथा जूट रेशेदार फसलें हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, जूट को प्रायः गोल्डन फाइबर कहा जाता है और जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल। याद रखना दोस्तों, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल। और नेक्स्ट पॉइंट है, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, मूंगफली, रबर ये सभी नकदी फसल हैं। नकदी फसल ये सभी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आलू एक तना का प्रकार है। आलू का संबंध सोलेनेसी कुल से है और आलू की उत्पत्ति पहली बार पेरू दक्षिण अफ्रीका में हुई थी और आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नारियल के बारे में। नारियल एक रेशेदार फल है जिसका वानस्पतिक नाम है कोकस न्यूनसीफेरा। याद रखना है, नारियल एक रेशेदार फल है, इसका वानस्पतिक नाम है कोकस न्यूसीफेरा और पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है और पौधों में वृद्धि मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर तथा केस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। याद रखना है, पौधों में वृद्धि मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर तथा केस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मलेरिया के रोकथाम के लिए कारगर औषधि है कुनेन। याद रखना है, मलेरिया के रोकथाम के लिए कारगर औषधि है कुनेन और इसको सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है और दालचीनी पौधों के छाल से प्राप्त किया जाता है और हल्दी तथा जूट तना के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और लौंग पौधे के पुष्प कलिका से प्राप्त किया जाता है और कपास के रेशे पौधे के फल से प्राप्त किया जाता है। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है। अगला पॉइंट है,
कपास अनुसंधान संस्थान मुंबई में है और गुलाबी कीट कपास से संबंधित है और गांधी कीट धान से संबंधित है। याद रखना दोस्तों, गुलाबी कीट कपास से संबंधित है और गांधी कीट धान से संबंधित है। और मशरूम एक फंजाई है, कवक है। याद रखना है, मशरूम एक कवक यानी फंजाई है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। याद रखना है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है और इसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। और अगला पॉइंट है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित तथा पीसीकल्चर मत्स्य पालन यानी मछली से संबंधित है। और सेरीकल्चर रेशम उद्योग से तथा विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, सेरीकल्चर रेशम उद्योग तथा विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। और अगला पॉइंट है, एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में तथा जबकि धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है। और केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक ओडिशा में तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है जो दिया गया है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है और भारत में सिंचाई कुआं, नलकूपों, नहर से होती है। और टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। याद रखना दोस्तों, टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। और बंची टॉप रोग केला से संबंधित है। और टमाटर में लाइकोपीन के कारण लाल रंग होता है। याद रखना है, टमाटर लाइकोपीन के कारण लाल होता है। अगला पॉइंट है, अल्फांसो एवं आम्रपाली। अल्फांसो एवं आम्रपाली ये आम की प्रजाति है और आम्रपाली दशहरी नीलम का संस्करण है। और ट्रिटिकेल गेहूं, राई तथा टोमेटो आलू टमाटर का संक्रमण क्रॉस है। याद रखना है, ट्रिटिकेल गेहूं राई का संक्रमण है, क्रॉस है। और टोमेटो से टोमेटो आलू टमाटर का संकरण क्रॉस है। अगला पॉइंट है, ट्रिटिकेल की उत्पत्ति स्वीडन में हुई थी और सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश भारत है। अगला पॉइंट है, गन्ना का लाल सड़न रोग रेड डॉट फफूंदी के कारण जबकि मटर का मार्स रोग मैग्नीज के कमी के कारण होता है। और नींबू में डायबेक तथा लिटिल लीफ रोग कॉपर तत्व की कमी के कारण होता है। याद रखना है, नींबू में डायबेक तथा लिटिल लीफ रोग कॉपर तत्व की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग जस्ता के कमी के कारण होता है। अगला पॉइंट है, अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में राजस्थान राज्य में हुआ था और फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 को लागू की गई। और सबसे पुराना फल है खजूर। याद रखना है, सबसे पुराना फल खजूर। और बेर को गरीबों का मेवा कहते हैं। याद रखना है, गरीबों का मेवा बेर को कहते हैं। और गरीबों का सेब अमरूद को कहा जाता है। और फलों का राजा आम तथा रानी लीची है। याद रखना है, फलों का राजा आम है और फलों की रानी लीची है। और मसाइलों की रानी इलायची को कहते हैं। और मक्का को अनाज का रानी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कृत्रिम रेयॉन सिल्क कहलाता है। अगला पॉइंट है, और सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। कृत्रिम रेयॉन सिल्क कहलाता है और सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। और डॉक्टर पी.वी. पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहते हैं। डॉक्टर वी.पी. पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण पॉइंट है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु तथा केंद्रीय औषधि संस्थान लखनऊ में स्थित है। और भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान नामुकम जो रांची में स्थित है।
अगला पॉइंट है क्रांति के संबंध है। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से तथा पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है और रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से तथा भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से संबंधित है और बादामी क्रांति मसाला से तथा कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है क्रांति, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही वीवीआई है, याद रखना है। और गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से तथा गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है भारतीय गन्ना शोध संस्थान कोयम्बटूर में और भारतीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। अगला पॉइंट है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है और भारत का बगीचा बंगलुरु को तथा बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ को चावल या धान का कटोरा तथा उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। याद रखना है चावल को या धान का कटोरा छत्तीसगढ़ और चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। और साथ ही पंजाब भारत का अन्न भंडार कहलाता है और भारत की गेहूं की टोकरी हरियाणा कहलाता है और नासिक को अंगूर का बगीचा कहता है, नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। और विश्व का कहवा पात्र ब्राज़ील को कहा जाता है और लौंग का द्वीप जंजीबार को कहा जाता है और मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना है मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। अगला पॉइंट है दिया गया है कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है और केंचुआ किसान का मित्र तथा प्रकृति का हलवाहा कहा जाता है। याद रखना है केंचुआ को किसान का मित्र तथा प्रकृति का हलवाहा कहा जाता है। और मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है और पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्र को रंध्र यानी स्टोमेटा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया टिश्यू कल्चर कहलाता है। याद रखना है बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया टिश्यू कल्चर कहते हैं और वृक्षों की मृत काष्ठ को हद काष्ठ कहते हैं। याद रखना है वृक्षों की मृत काष्ठ को हद काष्ठ कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है और कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। याद रखना है कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय तटीय वनस्पति है जो खारे पानी में उगता है। याद रखना है मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय तटीय वनस्पति है जो खारे पानी में उगता है और थैलोफाइटा, याद रखना है थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। याद रखना दोस्तों थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है और समुद्री शैवाल में अल्जेनिक अम्ल होता है। और सरसों का वैज्ञानिक नाम, याद रखना दोस्तों सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंप्रेसिटिस है। याद रखना है सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंप्रेसिटिस है। और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी और शिवरामन समिति का संबंध नाबार्ड से है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट है हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है और वरुणा योजना कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है राष्ट्रीय जल नीति 1987 ईस्वी में लागू हुई थी। याद रखना राष्ट्रीय जल नीति 1987 में लागू हुई थी। और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद कहलाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद कहा जाता है
और वन अनुसंधान शोध संस्थान देहरादून में है। याद रखना है, वन शोध संस्थान देहरादून में है। और सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के इज्जतनगर बरेली में स्थित है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। और भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1942 में बरेली उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ था। और कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। अगला पॉइंट है, सर्वाधिक वसा रेनडियर के दूध में पाया जाता है। और पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1991 को हुआ था। और केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश में है। याद रखना है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश में स्थित है। और सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है जमुनापरी या तथा भैंस है मुर्रा। ये सभी प्रजाति है। सर्वाधिक दूध देने वाला बकरी है जमुनापरी और सर्वाधिक भैंस में है मुर्रा। और भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबेलस बुबेलिस। बुबेलस बुबेलिस ये भैंस का वैज्ञानिक नाम है। और भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.2% होती है। और भैंस की प्रमुख नस्ल है मैसाना, सुरती, जफराबादी। ये सभी भैंस की नस्लें हैं। और भारतीय गायों को टी कप काऊ, जबकि बकरी को गरीबों की चाय कहा जाता है। और गरीब की कामधेनु बकरी को कहा जाता है। और बकरी का वैज्ञानिक नाम क्रेपा हिरकस। याद रखना है, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्रेपा हिरकस है। नेक्स्ट पॉइंट है, शानेन नस्ल स्विट्जरलैंड की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। और एंग्लो नूबियन बकरी को जर्सी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। याद रखना है, गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। और गायों की सबसे अच्छी नस्ल कांकरेज है। याद रखना है, गायों की सबसे अच्छी नस्ल कांकरेज है। और विश्व पशुपालन दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखना है, विश्व पशुपालन दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, अंगोरा ऊन खरगोश से तथा पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है। याद रखना है, अंगोरा ऊन खरगोश से तथा पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है। और अगला पॉइंट है, देश भर में गाय की 32 तथा भैंस की 7 नस्लें, जबकि बकरियों की 21 नस्लें पाई जाती है। और बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। और भैंस की गर्भावधि 310 दिन और बकरी का 150 दिन और ऊँट का 365 से 400 दिन तक होती है। याद रखना है, एंथ्रेक्स रोग गाय तथा भैंसों में होती है। याद रखना है, एंथ्रेक्स रोग गाय तथा भैंसों में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, रानीखेत मुर्गियों की एक वायरस जनित रोग है। रानीखेत यह है मुर्गियों पोल्ट्री की एक वायरस जनित रोग है। और मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है गैलस डोमेस्टिकस। गैलस डोमेस्टिकस ये मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है। और मुर्गी के अंडे का औसत भार होता है 55 ग्राम। और मुर्गी के अंडे में प्रोटीन 12% होती है। याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, 3 है। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैलस डोमेस्टिकस। और मुर्गी के अंडे का औसत भार 55 ग्राम होता है। और मुर्गी के अंडे में प्रोटीन 12% होती है। अगला पॉइंट है, सारंग मधुमक्खी की नस्ल है। याद रखना है, सारंग ये मधुमक्खी की नस्ल है। और मधुमक्खी मध में शर्करा 78% होती है। और भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिज। याद रखना है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिज। और भेड़ का गर्भकाल 150 दिन होता है, बकरी के बराबर के दिन।
और सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी डॉली भेड़ है। याद रखना है, सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी डॉली भेड़ है। और सर्वाधिक भेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा ऊन प्रदान करने वाली भेड़ है मेरिनो भेड़ है। मेरिनो भेड़ सबसे ज़्यादा ऊन प्रदान करने वाली भेड़ है। अगला पॉइंट है कुत्ता के बारे में। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलिस। याद रखना है, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलिस। और कुत्तों में गुणसूत्र की संख्या 78 होती है। याद रखना है, कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या 78 होती है। अगला पॉइंट है बकरी का मांस मटन कहते हैं या चेवन कहते हैं। गाय या भैंस का मांस बीफ तथा हिरण का मांस वेनिसन कहलाता है। और सुअर का मांस पोर्क कहलाता है। और टॉमवर्थ बर्कशायर एक सुअर की एक नस्ल है। और मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाली मुर्गियां को ब्रायलर्स कहा जाता है। याद रखना है, मांस उत्पादन करने के लिए पाले जाने वाली मुर्गियों को ब्रायलर्स कहा जाता है। अगला पॉइंट है सारंग मूंगा खैरा। ये मधुमक्खी की नस्ल है। याद रखना है, सारंग मूंगा खैरा ये सभी मधुमक्खी की नस्ल है। और मादा में बच्चा पैदा होने के बाद पहला दूध का स्राव खीस कहलाता है। खीस। मोती पिंक डेटा जंतु से निकाला जाता है। याद रखना है, मोती पिंक डेटा जंतु से निकाला जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी तथा कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। याद रखना है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी तथा कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। और अमरबेल कस्कुटा पूर्ण तना परजीवी है। याद रखना है, अमरबेल कस्कुटा एक पूर्ण तना परजीवी है। और जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है। याद रखना है, जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है। और स्तनधारियों में सबसे बड़ा आंख हिरण तथा जंतुओं में शुतुरमुर्ग की होती है। याद रखना है, स्तनधारियों में सबसे बड़ी आंख हिरण तथा जंतुओं में शुतुरमुर्ग की होती है। और मच्छरों का समूह स्वार्म कहलाता है। और मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी तथा तितलियों के अध्ययन को लेपिडेटेरियोलॉजी कहते हैं। याद रखना है, मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी तथा तितलियों का अध्ययन लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। और मछलियाँ पीसीज वर्ग में आती है। याद रखना है, मछलियाँ पीसीज वर्ग में आती है। और मछलियों में श्वसन गलफड़ों द्वारा होता है। और मछलियों में होने वाला सफ़ेद रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। याद रखना है, मछलियों में श्वसन रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। और लास्ट पॉइंट है मकड़ियों का अध्ययन एरिनोलॉजी कहलाता है। याद रखना है, मकड़ियों का अध्ययन एरिनियोलॉजी कहलाता है। और अंडा का बाहरी खोल तथा शंख कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।